हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है क्लास 10th की मैथ का तीसरे चैप्टर का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का दूसरा लेक्चर होने वाला है। और आप लोगों को शायद पता है कि क्लास 10th की मैथ का जो ये तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, इसमें क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। तो इस चैप्टर को ख़त्म करने में हमें अभी एक लेक्चर और लग सकते हैं। लेक्चर में मैं ख़त्म करने की कोशिश, तो आप लोग अपने भाई का साथ दीजिएगा। और मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि कल की क्लास थोड़ी सी कुछ ज़रूरत होने के कारण मैंने अपनी कल की क्लास चलाने में असमर्थ रहा। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक है हमारी क्लास 10th के मैथ का तीसरे चैप्टर का। आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो हमारी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चंस है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। हमने तीन स्थितियां पढ़ी थी। A1/A2 बराबर B1/B2 अगर नहीं है तब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और उसका केवल अद्वितीय हल होगा, यानी एक। और जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा तब यह रेखाएं समपाती होंगी और जो इसके हल होंगे अनेक हल होंगे। और हमने एक नियम पढ़ा था, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के नहीं होगा तब जो हमारा नियम होता है वो कहता है कि रेखाएं समांतर होती हैं और उसका कोई हल नहीं होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है अथवा समांतर है अथवा समपाती है। तो जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म का नियम कहता है A1/A2 बराबर B1/B2 अगर नहीं है तब जो रेखा होगी वो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और उसका अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल होगा। और जो दूसरी स्थिति होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर है तब वह रेखा समांतर होगी, वह रेखा समपाती होगी और जो उसके हल होंगे अनेक हल होंगे। और जो हमारी तीसरी स्थिति होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के नहीं है तब उसका कोई हल नहीं होता है और जो उसकी रेखा होती है रेखा उसकी समांतर होती है। तब ये जो हमारा
अनुपातों A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा प्रतिच्छेद करती है अथवा समांतर है अथवा संपाती है। तो जो हमारे दो समीकरण हैं वो समीकरण है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, और जो दूसरा समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इन दो समीकरणों को हमें A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 में ज्ञात करके यह बताना है कि जो इनकी रेखा है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या संपाती है। तो हमें यहाँ से जो पहला समीकरण है वहां से हम A1, B1 और C1 का मान निकालेंगे, और जो दूसरा समीकरण है उससे हम A2, B2 और C2 का मान निकालते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसका हल होगा 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। और हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से A1 B1 और C1 बराबर, तो A1 बराबर 5, B1 बराबर 4 और C1 बराबर 8 है। और जो समीकरण 2 से A2, B2 और C2 बराबर, A2 बराबर 7 और B2 बराबर 6 और C2 बराबर 9 है। ये हमारा नियम कह रहा है कि A2 C2 बराबर -9 है और यहाँ पर B1 बराबर -4 है। तो अब हमें आप लोग देख सकते हैं कि A1, B1 और C1 का मान प्राप्त हो चुका है, A2, B2 और C2 का मान प्राप्त हो चुका है। अब जो हमारा नियम है, अगर A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के, तब रेखा प्रतिच्छेद करेगी, और यदि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 है, तब वह रेखा संपाती होगी। और यदि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर नहीं है C1 अपान C2 के, तब रेखा संपाती होगी। ये हमारे 3 नियम हैं। इन्हीं नियमों से हम इस क्वेश्चन में ज्ञात करेंगे कि इसकी रेखा प्रतिच्छेद करेगी या संपाती होगी या समांतर होगी। तो इस क्वेश्चन में A1 बराबर 5 है, यानी A1 अपान A2 बराबर 5 अपान 7 है, और B1 अपान B2 बराबर -4 अपान 6 है। तो जो हमारा नियम कहता है, अगर A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 के नहीं है, तब यह रेखा प्रतिच्छेद करेगी। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, A बराबर 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, इसमें A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 के नहीं है, अतः जो इसकी रेखा होगी वह रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ये हमारा, क्योंकि यहाँ पर A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 नहीं है, तब यह रेखा प्रतिच्छेद करेगी। अगर इसी जगह पर A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 होता, तब जो हमारी रेखाएं होती वह रेखा संपाती होती। और अगर तीसरा नियम A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 के नहीं होता, तब जो हमारी रेखाएं होती वो रेखा समांतर रेखा होती। तो A1 अपान A2 नहीं होगी, रेखा
यही है समीकरण उसका क्वेश्चन ऊपर की लाइन दोनों 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। 18x प्लस 6y तो जो हमारा क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, इसमें हमें ज्ञात करना है कि इसकी रेखा प्रतिच्छेद करेगी अथवा संपाती होगी अथवा समांतर होगी। तो हम इसको हल करते हैं। माना ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 से a1 b1 और c1 का मान, a1 का मान 9 होगा, b1 का मान 3 होगा और c1 का मान 12 होगा। और दूसरे समीकरण से a2 b2 c2, a2 का मान 18 होगा, b2 का मान 6 होगा और c2 का मान 24 होगा। ये हमारे 6 मान निकल गए हैं। अब जो हमारा नियम है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 अगर नहीं है तब वह रेखा प्रतिच्छेद करेगी। अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 है तब वह रेखा संपाती होगी। अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, तब वह रेखा समांतर होगी। ये रेखा संपाती होगी, ये समांतर होगी, ये प्रतिच्छेद करेगी। a1 बराबर 9 है तो 9 अपान a2 बराबर 18 बराबर b1 बराबर 3 और b2 बराबर 6 है। 9 एक कम 9 दूनी 18, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर है, लेकिन c1 अपान c2 बराबर 12/24। 12/24 का मतलब है 1 अपान 2 बराबर 1 अपान 2 बराबर 12 एक कम 12, 12 दूना 24, 1 अपान 2। यानी इसमें ये वाला नियम फॉलो हो रहा है कि इसमें a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 है। अतः जो इसकी रेखा होगी वो रेखा संपाती होगी। इस क्वेश्चंस की, बी वाले क्वेश्चंस की जो रेखाएं होंगी वो आपस में संपाती होंगी, क्योंकि इसका a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 का जो मान है वो तीनों मान आपस में बराबर हैं, जो हमारा समीकरण दिया हुआ है उसके हिसाब से। हमारा लघु उत्तरी 4 नंबर का पहला प्रश्न हो चुका है। अब हम दूसरे प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा आपकी क्लास 10th की मैथ का थोड़ा सा लार्ज चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। इसको करने में हमें 3 से 4 लेक्चर लग सकते हैं। हमारा दूसरा लेक्चर कल की क्लास करेंगे 2-4 वाला समीकरण। इस चैप्टर को हम चौथे चैप्टर और तो बिना हुए हम अगले बढ़ते हैं। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम की बहुत ही ज्यादा चैप्टर। इस बोर्ड एग्जाम 6 नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन से पूछा जाए और 1 नंबर का क्वेश्चंस a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 पर आधारित 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में 2026 में। तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से मन लगाकर आप लोग इस चैप्टर का रिवीजन कीजिएगा, इस चैप्टर को पढ़िएगा। ये आपका भाई आप लोगों को ये सलाह देता है। अब जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि P के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। मतलब कह रहा है P के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण
समीकरणों के युग्म का अद्वितीय हल है। P के किन मानों के लिए, P के किन मानों के लिए, किन मानों के लिए, किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म का, निम्नलिखित समीकरण के युग्म का, निम्नलिखित समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। पहले हम इसका क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इसमें लिखा है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही ज्ञात करना है कि जो p का मान है उस p के मान पर क्या रख दें कि जो इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल हो जाए, यानी इसका केवल एक हल हो जाए। यही हमें इस समीकरण के युग्म में रखना है। तो इस क्वेश्चन में हमें यह ज्ञात करना है कि p बराबर क्या ना रखें, p बराबर क्या ना रखें कि इसका जो मान है वो एक अद्वितीय हल हो, यानी इसका केवल एक हल होना चाहिए और इसमें एक संख्या होगी जिसको रख देंगे तो इसका अद्वितीय हल नहीं होगा, इसके अनेक हल हो जाएंगे। लेकिन और बाकी जो सभी बची संख्याएं हैं अगर उनको यहाँ पर रख देते हैं तो इसका अद्वितीय हल हो जाएगा। तो हम पहले इसको करते हैं, इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 से a1 b1 और c1 बराबर, a1 बराबर 4 है, b1 बराबर x है और c1 बराबर 8 है, a2 बराबर 2 है, b2 बराबर 2 है, c2 बराबर 2 है। अब ये कह रहा है कि इसके अद्वितीय हल होने चाहिए, यानी a1 अपान a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपान b2 के। यानी प्रश्नानुसार a1 अपान a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपान b2 के। तो a1 अपान a2 यानी 4/2, a1 अपान a2 4/2 यानी 2a1 अपान a2 बराबर 2 है और b1 अपान b2 बराबर x अपान 2 है। तो यहाँ पर एक ही संख्या ऐसी है जिसको रखने पर इसका मान 2 आ जाएगा और उसका जो मान है वो अनेक हल हो जाएंगे। अनेक हल नहीं होंगे, लेकिन इसका अगर यहाँ पर हम 4 रख देते हैं तो जो इसका मान आ जाएगा वो 2 आ जाएगा और फिर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 हो जाएगा। लेकिन हमें यह नहीं लाना है, हमें सिर्फ यह लाना है कि a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, तो हम यहाँ पर 4 नहीं रख सकते हैं। 4 के सिवा हम यहाँ पर कोई भी संख्या रख सकते हैं, कोई भी संख्या रख सकते हैं, कोई भी संख्या रख सकते हैं, 4 को छोड़कर। अगर आप x बराबर 4 ना रखें, 4 के अलावा आप कोई भी संख्या अगर रखते हैं तो इसका जो मान होगा वो अद्वितीय, इसके जो हल होंगे, इस समीकरण के जो हल होंगे वो अद्वितीय हल होंगे, यानी केवल एक हल होगा। सिर्फ हमें x बराबर 4 नहीं रखना है, क्योंकि जो हमारा समीकरण है वो कह रहा है कि a1 अपान a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपान b2 के। अगर आप x बराबर 4 रख देते हैं तब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 के हो जाएगा, लेकिन हमें यह नियम फॉलो नहीं करना है। इसलिए हम x बराबर 4 को छोड़कर कोई भी संख्या हम x बराबर इस समीकरण में रख सकते हैं, तो जो हमारा हल होगा वो अद्वितीय हल होगा।
आपके बोर्ड एग्जाम में 2020 और 2022 में पूछा गया है और ये आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन 2026 में भी पूछा जाएगा। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे चैनल से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर आए और पूरा अंक प्राप्त करें। ये आपका भाई आप लोगों से वादा करता है कि अगर आप अपने चैनल टॉपर बैच 2025-26 से पढ़कर बोर्ड एग्जाम देने गए हैं और मैथ का पेपर देने गए हैं, अगर आपने अपने भाई का पूरे अच्छे से साथ दिया है तो आपका बोर्ड एग्जाम में मैथ में 95 प्लस नंबर लाने की जिम्मेदारी आपका भाई लेता है। बस आप लोगों को जो कहा जाता है वो आप लोग अच्छे से करें और अपने भाई का साथ दें। आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों को खुद ही दिखेगा, ये आपका भाई आप लोगों से वादा करता है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुपातों A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। संगत है या असंगत, इसमें अगर A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 है तो जो इसके युग्म होंगे वो संगत होंगे, वो संगत होंगे। और जो बाकी दो नियम हैं, अगर उनमें से कोई नियम है तो जो इसका समीकरण युग्म होगा वो असंगत होगा। जैसे A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के तो जो इसके संगत होंगे, जो इसका युग्म होगा वो असंगत युग्म होगा। लेकिन अगर A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर नहीं है C1 अपान C2 के, तब इसका युग्म भी असंगत होगा। सिर्फ एक ही युग्म है, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 अगर है तो जो हमारा युग्म होगा वो संगत होगा, अन्यथा इन दोनों नियमों से, इन दोनों युग्मों से जो हमारा युग्म होगा वो असंगत होगा। हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 3x + 2y, 3x + 2y बराबर 5, 2x - 3y बराबर 7। तो हमें इस समीकरण में ज्ञात करना है कि जो हमारे युग्म है वो संगत हैं कि असंगत हैं। पहला क्वेश्चन है 3x + 2y, 3x + 2y + 5 बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y, 2x - 3y बराबर 7। इन दोनों समीकरणों से हमें यह ज्ञात होगा, पहले हम इसको व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं। 3x + 2y, इसको यहाँ उठाकर लाएंगे तो ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। -5 बराबर 0 समीकरण 1 है। 2x - 3y -7 बराबर 0 समीकरण 2 है। अब यहां से अगर इसमें A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 होगा तभी इसका जो युग्म होगा वो संगत होगा, अन्यथा अगर वो उन दो नियमों में से कोई नियम लागू करता है तो जो इसके युग्म होंगे वो असंगत होंगे। तो इसका A1 अपान A2 यानी 3/2 और B1 अपान B2 यानी -2/3 और C1 अपान C2 यानी -5/7, -7 माइनस से माइनस खत्म। यहाँ पर A1 अपान A2 बराबर 3/2, B1 अपान B2 बराबर -2/3 और C1 अपान C2 बराबर 5/7 है। यानी A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के, बराबर नहीं है C1 अपान C2 के, अन्यथा इन तीनों नियमों में से कोई भी नियम फॉलो नहीं कर रहा है। अतः जो इसका युग्म होगा वो असंगत होगा, जो इसके युग्म होंगे वो असंगत होंगे। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चंस में जो हमारा
A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के, तब भी जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है उसमें भी यह संगत होता है। सिर्फ A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर नहीं है C1 अपान C2 में जो कॉन्सेप्ट होता है उसी में यह युग्म असंगत होता है। बाकी जो दो हैं A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, इन दोनों में जो हमारा युग्म होता है वो संगत होता है, सिर्फ इसी में जो हमारा युग्म होता है वो असंगत होता है। तब जो इस क्वेश्चंस में है, इस क्वेश्चंस में A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के, अतः जो हमारा युग्म होगा वो A1 अपान A2 अगर बराबर नहीं है B1 अपान B2 के, तब हमारा युग्म संगत होगा। और यदि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 है, तब भी हमारा युग्म संगत होगा। लेकिन अगर A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर नहीं है C1 अपान C2 के, तब जो हमारा संगत युग्म होगा वो असंगत होगा। सिर्फ एक ही नियम में हमारा युग्म असंगत होगा, वो ये वाला है, तीसरा वाला। A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर नहीं है C1 अपान C2। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक आयताकार बाग, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है। बाग की बीमा ज्ञात कीजिए। एक आयताकार बाग, आयताकार बाग आजकल जो हमारे गांव में बाग होती है वो आयताकार नहीं त्रिभुजाकार होती हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तब लंबाई और चौड़ाई बराबर क्या होगा। मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं कि ये क्वेश्चंस अगर आपकी जिंदगी में आज के पढ़ने के बाद अगर ये क्वेश्चंस आपकी जिंदगी में कभी भी आपको मिलता है ऐसा क्वेश्चंस, तो आप लोग इसको चुटकियों में करने वाले हैं। इतना ही ज्यादा आसान क्वेश्चंस शायद ही आपको आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिलेगा। अगर यह क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, और श्योर है कि ये आएगा, या तो 2 नंबर का या तो 4 नंबर का यह क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हल लिखते हैं, माना आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई को L से लिखते हैं, लंबाई बराबर x है, और आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मान लेते हैं। हमने यह माना आयताकार बाग की लंबाई x और चौड़ाई y है, y क्योंकि हमें ना तो पता है और ना ही चौड़ाई। अब हम लिखते हैं प्रथम शर्त से, क्योंकि हमको 2 शर्त दी हुई हैं। पहली शर्त है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और जो दूसरी शर्त है कि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो हम लिखते हैं प्रथम शर्त से
जो x बराबर है वो y कह रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यह कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना, क्योंकि हर बच्चे को समीकरण बनाने में ही समस्या होती है। x बराबर y प्लस 4 कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से, लंबाई बराबर चौड़ाई से, अगर चौड़ाई से कहता है तब आप लोग चौड़ाई में 4 जोड़ेंगे। अगर यहाँ कहता कि चौड़ाई लंबाई से 4 मीटर अधिक है तब आप लंबाई में +4 करते, लेकिन यह कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तब x बराबर y प्लस 4, ये हमारा समीकरण 1 है। अब दूसरी शर्त से कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप, यानी l बराबर और b बराबर ये है, इसका अर्ध परिमाप दिया है कि 36 है। तो जो आयताकार भाग का परिमाप होता है वो 2l प्लस b होता है। अगर अर्ध परिमाप है तो हम इसको 2 से भाग देंगे, यानी l प्लस b बराबर हमको 36 दिया है, यानी x प्लस y प्लस 4, x प्लस y प्लस 4 बराबर 36। तो x प्लस y प्लस 4 बराबर 36, यानी x प्लस y बराबर 36 माइनस 4, x प्लस y बराबर 32। ये समीकरण 2 है। अब x बराबर y प्लस 4 समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर x बराबर, देखिए पहली शर्त से x बराबर y प्लस 4 आ गया था, जिसको हमने समीकरण 1 मान लिया है, और दूसरी शर्त से x प्लस y बराबर 32 आ गया है, क्योंकि कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तब इसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36 मीटर है। क्योंकि जो आयताकार भाग का परिमाप होता है वो 2l प्लस b होता है, लेकिन हमारे क्वेश्चंस में अर्ध परिमाप कह रहा है, तब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद इसका आएगा l प्लस b बराबर 36 है, यानी x प्लस y बराबर 32 है। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया है। अब x बराबर y प्लस 4 समीकरण 2 में रखने पर x बराबर y प्लस 4 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर अगर हम x बराबर y प्लस 4 समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखते हैं, तब x बराबर x प्लस y बराबर 32 है, x प्लस y बराबर 32 है, x बराबर y प्लस 4 रखना है, तो y प्लस 4 प्लस y बराबर 32 है, यानी 2y प्लस 4 बराबर 32 है। क्योंकि यहाँ एक y और यहाँ एक y, ये दोनों चर पद हैं, तो ये दोनों अलग जुड़ेंगे, और जो हमारा अचर पद है उसको हम अलग लिखते हैं, बराबर 32 हो गया। अब ये यहाँ पर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2y बराबर 32 माइनस 4, यानी 2y बराबर 28। 32 में से 4 गए 28, लेकिन अब यहाँ 2 गुणा में है, तो y बराबर 2 28 के नीचे आ जाएगा, यानी 28/2, 2 1 कम 2, 2 चौकार, यानी y बराबर 14। अब हमने y क्या माना था? y माना था आयताकार भाग की चौड़ाई, यानी इस क्वेश्चंस में आयताकार भाग की जो चौड़ाई है वो 14 मीटर है। आयताकार भाग की चौड़ाई 14 मीटर है और y बराबर 14 समीकरण